10 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 16-17 राज्यों में बीजेपी शासन कर रही है और अब ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। ऐसे में क्या मुद्दे हैं चुनाव में, उनका क्या असर पड़ रहा है जनता पर और जनता उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री सुदेश वर्मा जी साथ में हैं। वे एक पत्रकार रहे हैं, पहले भी एक किताब लिख चुके हैं जब 2014 का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, और अब उन्होंने एक और किताब लिखी है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द गेम चेंजिंग। तो ऐसे में आखिर ये किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ी और इस किताब में नया क्या है और मुद्दे क्या हैं, क्या उनका असर हो रहा है, इन सब पे हम बात करते हैं श्री सुदेश वर्मा जी से। सुदेश जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। जी देखिए, आपने इस किताब का औचित्य ये है कि देखिए, बीजेपी जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है इस देश में आज के दिन। जी क्यों जीतेंगे, अगर आप जी। इस किताब को पढ़ेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। जी क्योंकि एक किताब मैंने लिखा था, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, जो काफ़ी पॉपुलर किताब हुआ। क्योंकि गेम चेंजर वही हो सकता है जिसकी सोच बहुत बड़ी हो। जी गेम ऐसे ही नहीं बदल सकते आप मान लीजिए मंत्री बन गए, आप सुदेश वर्मा को फेवर कर दीजिएगा, आपका मित्र है तो, या मैं आपका फेवर कर दूं, ये गेम चेंजिंग बात नहीं है। गेम चेंजिंग वो बात है कि हमारे पॉलिसी डिसीजन से मैक्सिमम लोग इम्पैक्ट हो, मैक्सिमम लोग को बेनिफिट हो। गेम चेंजर वो होता है। तो कैसे इन्होंने गुजरात का कायाकल्प किया अपने विकास के विजन से, उसको मैंने उस किताब में शोकेस किया था। तो निश्चित ही जब ये प्रधानमंत्री बन गए और करीबन 10 साल पूरा हो गया, हमारा 9 साढ़े 9 साल का एक एनालिसिस इस किताब में है, तो जानने की आवश्यकता है कि इन्होंने क्या क्या किया। इसलिए मैंने गेम चेंजर इन एक्शन, किस तरह से इन्होंने भारत को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया और भारत आज कहाँ पहुँच चुका है और क्यों इसका इम्पैक्ट वोटर पर पड़ेगा, इसको हमने एनालाइज करने का प्रयास किया। देखिए, गेम चेंजर अगर मोदी जी को आप कह रहे हैं तो आज देश की आधी से अधिक जनता हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस पे है। वो इस बात से भी जाहिर है कि 80 करोड़ जनता पीडीएस का जो अनाज है, मुफ्त अनाज जो मिल रहा है, उस पर निर्भर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना गेम चेंजर इन एक्शन होने के बावजूद 80 करोड़ जनता को अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रही है, सरकार को खिलाना पड़ रहा है उनको? देखिए, सरकार का एक दायित्व है, जो बोलते हैं ना, जो लेफ्टिस्ट हमारे बोलते थे जी, उस लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी को मोदी जी ने एक वेलफेयर स्टेट में इंप्लीमेंट कर दिया है। जी उस देश के बारे में सोचिए जहां 80 करोड़ लोग भूखे हों या उनके पास कोई जरिया ना हो, क्योंकि इसको संदर्भ आपको देखना पड़ेगा कोरोना का। जी ऐसा विभत्स रूप किसी डिजीज का हो सकता है, हमने झेला है, आपने झेला है, सबने देखा है। और उस समय इकोनॉमी डिसरप्ट हुई, हम -23% पर जा चुके थे, जो बहुत ही रेयर। पूरा विश्व हमारे बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर रहा था। वहाँ से उभर कर उस समय दिया गया था उन 80 करोड़ लोगों को, जिससे कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में निश्चिंत रहें। काम नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम भूख से नहीं मरेंगे, राशन उनको मिलेगा। देखिए, लेकिन कोरोना के 4 साल हो चुके हैं और मोदी जी ने अगले 5 साल तक फ्री राशन की बात की है। इसलिए कि ये समय है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। फीडबैक के बेसिस पर ऐसा डिसीजन लिया गया कि अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हैंड होल्डिंग करना पड़ता है, इसको हम हैंड होल्डिंग बोलते हैं, ये फ्री बीज नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन इंटीग्रेट करे नेशनल इकोनॉमी में और अपना कंट्रीब्यूशन करे, तो हमें उसे एश्योरेंस देना होगा कि खाना के लिए उसे नहीं सोचना पड़ेगा, उसे हेल्थ के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। आयुष्मान भारत ध्यान रखेगा उसका, 5 लाख तक वो फ्री ट्रीटमेंट किसी भी अस्पताल में ले सकता है, और उस व्यक्ति को अपने बच्चे की पढ़ाई की नहीं सोचनी पड़ेगी, वो फ्री में पढ़ाई मिलेगा। तब वो अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर में नहीं भेजेगा, तब वो सोचेगा कि कैसे अपने को इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाया जाए, और तभी हमारे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। नहीं तो 6% जो टैक्स गिवर है, इससे इकोनॉमी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है कि 6% टैक्स गिवर्स है।
टैक्स पेयर तो हर व्यक्ति है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी पे लगते हैं। आप एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है। तो ये एक मिसनॉमर बना रखा है कि सिर्फ 6% लोग टैक्स देते हैं। टैक्स तो हर आदमी दे रहा है। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं सर जी, आपने सही बोला, तो हम एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से करते हैं जी कि जहाँ टैक्स पेइंग कैपेबिलिटी 70% हो, 90 डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें जो सरकार के पास सीधे आता है, जी उस संदर्भ में हम बात करते हैं। ऑफकोर्स जो भी खरीदते हैं वो तो टैक्स देते ही एक्साइज के रूप में, जी जी और इसलिए जीएसटी लाया गया कि सब पर बोझ ना पड़े। जी जो खाने की चीज़ें उस पर जीएसटी बहुत कम है, जो जी। अनपैक्ड थिंग उस पर जीएसटी 0 है। इसको कैलिब्रेट किया जाता है जिससे जी। कि गरीब व्यक्ति सफ़र न करे, और जो अफोर्ड कर सकता है, जो दे सकता है, वो दे। तो ये फ्रीवीज नहीं होगे, एक कैलिब्रेटेड इकोनॉमिक डिसीजन है जिससे एम्पावरमेंट होगा लोगों का, और लोग इकोनॉमी की बढ़ोतरी होगी, इकोनॉमी में जुड़ेंगे। अच्छा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में आदमी क्यों काम करे? जब सब कुछ मुफ्त में घर बैठे मिल रहा है, तो क्या काम करने के लिए कोई इंसेंटिव है? ये देखिए, हमने मनरेगा से देखा। मनरेगा जब शुरू हुआ था, तो उसके बाद जो वर्कफोर्स थी, वो खेतों में काम करने के लिए, शहरों में काम करने के लिए, वो बहुत महंगी हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। ये लग रहा है कि इससे जो फ्री राशन है, फ्री आप और चीज़ें जो दे रहे हैं, उससे लोगों में इंसेंटिव नहीं रह गया काम करने का। जब सब कुछ घर बैठे फ्री मिल रहा है, तो क्यों काम करेगा आदमी? नहीं, उसके उल्टा हम लोगों को ये लगता है कि जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके जीवन में जी कुछ कल्पनाएं नहीं होंगी, कुछ सपने नहीं होंगे, और उस सपने को वो साकार करने की स्थिति में नहीं होगा, तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और समाज के लिए वो बहुत भयंकर हो सकता है, अपने लिए भी हो सकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो समझे कि देश उसका भी है। क्योंकि देखिए, वोट तो वो भी देता है, वो गरीब से गरीब व्यक्ति जो है, भले ही उसके पास खाने का ना वोट देता है, अपने राइट के बारे में पता है। जब वो सरकार चुनता है तो सरकार एक पेरेंट्स की तरह है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो फ्री राशन और सब दिया जा रहा है, तो वो वोट के लिए दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, जी उन्होंने वोट दिया, एक सरकार को चुना है जी कि सरकार उनका ध्यान रखेगी, जी पॉलिसी लेगी जो सबके लिए बराबर होगा। जी तो कहीं भी आप उसका ध्यान अगर न रखेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। कि उनको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, उसी को देना चाहिए। मान लीजिए अगर बिजली सबके लिए फ्री कर दें, जिसमें सुदेश वर्मा भी हो और शरद गुप्ता जी भी हों, तो ये फ्रीबीज है। अगर आप उसको देते हैं जो कैपेबल नहीं है, लेकिन उसको बिजली की ज़रूरत है, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, वहाँ पर उसका चूल्हा जले, तो निश्चित ही ये फ्रीबीज नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। तो इस क्या दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तभी हम सही एनालिसिस कर पाएंगे। तो क्या ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म नहीं है कि आप अमीरों से पैसा लेके आप गरीबों को दे रहे हैं? जो 6% टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, पैसा वो दे रहे हैं, लेकिन पैसा बढ़ रहा है वो 80 करोड़ लोगों में। देखिए, वेलफेयर स्टेट जब वाकई में कार्य करता है मोदी जी के विजन के थ्रू, अगर आप देखेंगे, तो इससे बड़ा लेफ्ट गवर्नमेंट कोई हो ही नहीं सकता। जी जो मोदी जी ने किया है गरीबों के लिए, और आज जो बेनिफिशियरी क्लास है वो मोदी जी के लिए आके वोट कर रहा है। पिछली बार भी आपको याद होगा, आप लोग ये एनालिसिस दिए थे कि बेनिफिशियरी क्लास के कारण मोदी जीते थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी तो आप सोचिए कि इतना बड़ा तबका जो मोदी जी पर भरोसा करता है, गरीब लोग है, तो इससे बड़ा तो लेफ्ट गवर्नमेंट कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेफ्ट का क्या है, बचा ही क्या, लेफ्ट का बचा ही यही आइडियोलॉजी है ना, गरीब के लिए करो, सर्वहारा के लिए करो। तो सर्वहारा के लिए तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी आप कांग्रेस को गाली देते हैं कि साहब आप कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा आ गई है, जब आप खुद वामपंथी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं आपके अनुसार, तो कांग्रेस को क्यों गाली देते हैं कि वो गाली, वामपंथी? देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए इकोनॉमी का पैटर्न क्या होगा। क्या जी हमने इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं दिया है? जी किसी को आज कोई व्यक्ति चाहे सेटअप करना अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑनलाइन कर सकता है, उसको जी कहीं भी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका पैन कार्ड आ जाता है, जीएसटी नंबर आ जाता है, खुद आ जाता है। ऐसा देश में कभी हुआ ही नहीं था। वो अपना बिजनेस कर सकता है, उसको ब्यूरोक्रेटिक रैंगल से बाहर आ सकता है, सरकार पूरा फैसिलिटी दे रही है, मुद्रा लोन मिलेगा, बैंक लोन देगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। आज देखिए, हमारे कंट्री में 100 भी जो बिलियन डॉलर कंपनी है वैसे इमर्ज कर रहे हैं। इंडिया सेकंड बिगेस्ट स्टार्टअप इमर्ज कर चुका है। तो ऐसे ही तो नहीं है। तो ये बोलना कि सिर्फ गरीब के लिए नहीं, सबके लिए सोच रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए भी सोच रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास इंटरप्रेनर्स नहीं होंगे, जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स नहीं होंगे, तो आप पैसा लाएंगे कहाँ से? ये क्या सही नहीं है कि सिर्फ 2 तबके देश में बचे हैं? या तो अल्ट्रा रिच, जैसा कहा जा रहा है कि
जो 1% लोग हैं जिनके पास देश की 99% संपत्ति है, और एक वो जो 90% लोग या 80% लोग हैं जिनके पास एक टाइम खाने का भी पैसा नहीं है। तो क्या दो हिस्सों में देश बट गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता, जी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जी। जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया का बाइंग पावर क्या है आज के दिन, उस मिडिल क्लास का जी। जो स्मार्टफोन यूज़ करता है, जो मूवी में जाता है, जो अर्बन एलीट आता है, जी। जो सर्विस सेक्टर में है। अब देखिए सर्विस सेक्टर कितनी फास्ट ग्रो कर रहा है आज के दिन। मैं बताऊं, मेरा बेटा पेट्स पिलानी से निकला है इंजीनियरिंग करके, और उसको अच्छा ऑफर आया हुआ है मल्टीनेशनल का, वो नहीं ज्वाइन कर रहा है, वो स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। वो बोलता है नहीं मुझे स्टार्टअप ज्वाइन करना है। स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया में आया है, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए पहले लोग एक स्टेबल जॉब मिल जाए, एडोब में जॉब मिल जाए, कहीं और मिल जाए, तो बड़ा अच्छा मानते थे। जी। आज वो स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देश में आया है, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें, यूं ही तो नहीं बात कर रहे हैं ना। आज ऑलरेडी हम 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहे हैं, और खुद देखिए एक साल में जापान को बीट करेंगे, दूसरे साल में जर्मनी को बीट करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो एक एम्पावरमेंट सबका बढ़ रहा है, सभी को फायदा हो रहा है मोदी जी के पॉलिसी से। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंप्लेन होगा कि आप गरीबों को दे रहे हैं। उनको भी देना जरूरी है। घर में परिवार है, हम जो परिवार में कमजोर होता है उसके बारे में सोचा जाता है कि वो कैसे आगे इंटीग्रेट करे। वो आलसी नहीं होगा, वो और सोचेगा नहीं मुझे सारी फैसिलिटी मिली है, अब मुझे काम करना चाहिए, मेरे बेटे को भी पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ाई जो एजुकेशन से जो एम्पावरमेंट हो रहा है सबका, रिमार्केबल। तो स्वदेशी, ये बताइए कि जितनी भी योजनाएं आप मोदी जी के रिजीम की देखते हैं जो बहुत ही रिमार्केबल है, जिसने देश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चाहे वो ये 40-80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का हो, या जितनी भी योजनाएं हैं सड़क निर्माण से लेके जितनी भी चीजें हैं, क्या ये सारी योजनाएं पहले से नहीं चल रही थी और सिर्फ उनका नाम बदल दिया गया, या उनको गति देने का काम मोदी जी ने किया? जो उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा था उसको असली लाभ मोदी जी ने पहुंचाया, और उसका राजनीतिक लाभ भी मोदी जी को मिल रहा है। क्या ऐसा नहीं है? देखिए बहुत से थिंकर्स ने बोला है, जी। और जो मोटिवेटर हैं, कॉर्पोरेट मोटिवेटर शिव खेरा, जी। जी। उनका कहना है लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आप नया क्या कर देंगे बताइए? मनरेगा जब आ गया तो मनरेगा आपके लिए करप्शन का अड्डा था, हमने मनरेगा को ट्रांसफॉर्मेशनल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। जी। सेम चीज है, आप कैसे देखते हैं? आपकी गति थी 8 या 9 किलोमीटर हाईवे बनने की, हमारी है 33 किलोमीटर। तो स्पीड तो डिफाइन करेंगे। क्यों हुआ भाई? करप्शन खत्म हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, डिसीजन फास्ट हुआ। आज आप जाइए यहाँ से चले जाइए, मेरठ वाला हाईवे देख लीजिए, पूरे विश्व में ऐसी सड़क नहीं है। प्राइड ऑफ द कंट्री, इसको बेलिटिल नहीं किया सकता, और ये विजन से ही आएगा। आपके पास आधार तो आपने शुरू कर दिया, फिर क्या हुआ? आधार का क्या यूज करना है पता ही नहीं था। अरे आधार लाए, आधार से यूज क्या करना है? बैंक को लिंक कर रहे सिर्फ थे। बैंक को ही लिंक किया ना। लेकिन आप बताइए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बैंक से करना जरूरी नहीं है। अब तो आप बेनिफिशियरी क्लास को लिंक किए, तो करप्शन रोके आप। जो राजीव गांधी जी बोलते थे कि 15 पैसा ही जाता है रुपया का, 100 पैसा भेजेंगे तो 15 पैसा जाता है, आज 100 पैसा जा रहा है। तो ये आधार यूज करके ही तो जा रहा है ना। तो इसको क्यों नहीं ये लोग इम्प्लीमेंट किए? क्योंकि ये इन कर सकते थे, लेकिन इनके पास वो डिजायर नहीं था, वो विजन नहीं था, और ये पैसा लूटना चाहते थे। कैसे जो बिचौलिए लोग थे, मिडिल मैन थे, वो 85% पैसा वो कहाँ जाता था? देश को ये पूछना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी चीज उठाई है कि जो देश में लूट हो रही थी पैसे की, अगर हम 2014 का चुनाव देखते हैं तो मोदी जी के सबसे बड़े मुद्दे 2G, 4G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, इस तरीके के 8-10 बड़े घोटाले थे। लेकिन आज देखते हैं उनमें से जितने भी घोटाले थे सबके एक्यूज्ड या तो छूट चुके हैं, और जो छूट चुके हैं उसमें से काफी लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसा कैसे कि जो लूट रहे थे वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सारे के सारे लोग? तो क्या लुटेरों को बीजेपी में लेना जरूरी था? मुझे नहीं लगता कि आपका आकलन सही है। देखिए, जिसने भी घोटाला किया जी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बोला है उसको अक्षरशः इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखिए सारे घोटालेबाज जो छोड़ के गए देश को, सारे वापस आएंगे, सारे अकाउंट देंगे। अगर जेल जाने लगे जेल जाएंगे। जेल भेजना वो हमारा काम नहीं है, वो काम है जुडिशरी का। बेल देना जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी अगर किसी को बेल देती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन खत्म हो गया।
जी इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी हो गया, जी। इसका मतलब ये है कि नहीं, ठीक है, लेकिन आपको उनको बीजेपी टेम्पररी, में लेके आना, जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाला था, देखिए अशोक अशोक चौहान आदर्श उसके वाले में मेन तो एक्यूज थे, नहीं, मेन एक्यूज थे, बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजा है। ठीक बात है। अजित पवार 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले घोटाले में थे, छगन भुजबल अपना अलग घोटाला था। इतने ढेर सारे लोग हैं, आज सब कहीं ना कहीं बीजेपी में या तो शामिल हो गए हैं या बीजेपी से जुड़ रहे हैं एज एलाइज। तो ऐसा क्या मजबूरी है कि जितने भी घोटालेबाज हैं सब बीजेपी में आ रहे हैं? ये देख, कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशनल कोई मजबूरी नहीं है। इंडिया के देखिए लिए क्या देखिए, क्या? ऐसा है कि जो भी लोग आए वो अपने नाम को साफ करके आए, और आपके साथ अगर वो हैं, मतलब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी तब वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे, अच्छा थे, अच्छा थे तभी आप रखे थे ना, आप तो डिफेंड करते थे, जी। और जब हम ले लिए तो आप ही उसको घोटालेबाज बोलने लगे। ये कौन सा जस्टिस है बताइए? हमारे साथ आए तो घोटालेबाज हो गए, पर तब तक उसको आप बहुत अच्छा से बैठाए हुए थे। पर उनका क्राइम है कि वो अपनी राजनीति को सोचे कि देश नवनिर्माण का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश को महान बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर कोई नेता चाहता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कार्य करें, तो उनको वही पार्टी घोटालेबाज बोलने लगी जो डिफेंड कर रही थी। तो ये लेकिन कौन सा जस्टिस है नहीं, तो बताइए? जिनको आप एक्यूज कर रहे थे, आप जिनके खिलाफ सबूत जुटा जुटा के अदालतों में दे रहे थे, उन्हीं लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे। या तो आपके सबूत गलत थे, आपके आरोप देखिए, गलत थे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जी जो भी है, जिसने भी गलत किया है, वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का भी होगा, तो वो बच नहीं सकता है। पॉलिटिकल असाइलम किसी को नहीं दिया जाता है। आप अपने कार्य जो करके आए हैं, उस कार्य का लॉजिकल कंक्लूजन ले जाना कोर्ट का काम है। अगर कोर्ट में केस है तो कोर्ट उस पर फैसला लेगी। कोर्ट फैसला ली ना, ब्रिजभूषण शरण जी में फैसला ली ना, कोर्ट और चीज में फैसला लेगी। तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट पर भरोसा रखिए ना। सिर्फ हमारे साथ आ गए इसीलिए संत जो है घोटालेबाज हो गया, क्योंकि चूंकि हमने कभी एलिगेशन लगाया था, ठीक है, आपने बोला कि बरी, उसके बाद कोर्ट ने भी बरी कर दिया, फिर भी चूंकि वो हमारे साथ आ गया तो आप एलिगेशन लगाए थे। अरे भाई, कोर्ट से बरी होके जो लोग आ रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन अभी बहुत से लोगों पे तो या केस तो अपना या लड़ेंगे ना। नहीं नहीं, या तो सरकार ने केस विड्रॉ कर लिए हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं रही है, केस परसू ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा, इसको आप कैसे जस्टिफाई नहीं, मुझे नहीं करेंगे? लगता ऐसा कोई भी है जिसको केस परसू नहीं किया जा रहा है। और हमेशा देखिए, आप देखते रहे किसी भी चीज़ में कोर्ट कभी भी संज्ञान ले सकती है। नहीं, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो घोटालेबाज है। किसी भी पार्टी में मोदी जी ने बोल दिया, उसके बाद कोई मोदी जी के ऊपर कोई थोड़ी ना है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि साहब, बीजेपी ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रही जो घोटालेबाज है, सबको शामिल कर ले रही है। देखिए, विपक्ष का बोलना विपक्ष का हक है। विपक्ष तो बहुत कुछ बोलती थी, रफाले में भी बोलती थी चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर ही बोला था, लोगों ने बता दिया जी कि कौन क्या है। तो मोदी जी पर उंगली जितना उठाएंगे, बहुत ज़्यादा उंगलियां उन पर उठेगी। मोदी जी अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत पारदर्शी रहे हैं, और उनका क्या है, एक योगी झोला है, उठाएंगे चलेंगे, योगी है, झोला ठीक है, उठाएंगे चले ना जाएंगे। किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अगर काम करने देंगे तो लोग काम करेंगे, नहीं काम करेंगे संन्यास ले लेंगे, इसमें क्या देखें। मोदी जी तो, अरे वो हैं तो हम लोग तो शुक्रगुजार हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना परिवार से कोई है, ना बताइए कोई परिवार में कोई ऐसा किया हो। ऐसा तो भारत में एक उदाहरण सिर्फ हमको इतिहास में मिलता है। जी गौतम बुद्ध जी सबको छोड़ के चले गए सत्य की खोज में। विवेकानंद जी बताया अपने गरीब परिवार को छोड़ के चले गए। कोई किसी का लाभ कहीं नहीं दिखेगा आपको। ऐसे बहुत कम इतिहास में उदाहरण है, और मोदी जी का तो जीवन ही वैसा है। तो मोदी जी पर जितना भी एलिगेशन लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर व्यक्ति जो लगता है कि भाजपा एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको अधिकार है कि वो अपनी राजनीति को भाजपा के प्लेटफॉर्म से कर सके। लेकिन अगर उसने गलत किया है तो कोर्ट तो है ही, सजा मिलेगी। मैं अगर आपकी बात मान भी लूं, जो आपने जितने लॉजिक दिए हैं अपनी किताब में, सारे सही हैं, और देश सच में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी के सामने कि पिछले 10 सालों का जो अपना काम है उसको छोड़ के इस चुनाव में सारी सारी जितनी भी बहस है, पूरा मुद्दा जो है वो संविधान, आरक्षण, मुसलमान, पाकिस्तान, सिर्फ यही क्यों होके रह गया है? आखिर विकास पे आगे 5 साल में क्या करेंगे, पिछले 10 साल में हमने क्या किया, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? इस पर कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर वो वीक हो जाएंगे, वो कमजोर प्लेटफॉर्म पर है। आपको पता होगा कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता जो छोड़ दी, अभी बीजेपी में आ गई है, उसने खुलेआम कहा है कि उन्हें बताया जाता था कि जाओ
और ये बोलो कि बीजेपी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का जो मंशा है इनका है कि एक सुपर कमीशन लाएंगे, अयोध्या वाला जजमेंट चेंज कर देंगे। इनका ऐसा था, अयोध्या में अगर मंदिर न बना होता तो ये कुछ ऐसा कर सकते थे। जो मंदिर जाता है उससे ये परेशान होते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने, आप मोदी जी का पूरा भाषण देख लीजिए, उनके भाषण में विकासीय एजेंडा होता है, और विकास को राष्ट्रीय एजेंडा बना देना लोकसभा के लिए ये मोदी जी ही कर सकते थे। आपको याद होगा हम लोग बोलते थे गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स, जी। लेकिन उन्होंने बता दिया कि अच्छा विकास आप करेंगे तो गुड पॉलिटिक्स भी वही है। ये डाइवर्ज नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक्चुअली एसिमिलेशन है। इसको मोदी जी ने प्रूव किया। अब आप बताइए, इसी बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक ऐसा चीज है जिसको देश ने रिजेक्ट कर दिया है। ये मार्क्सिस्ट थियरी है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये कहाँ से आ गया? फिर आप बात करते हैं कि माइनॉरिटीज की राइट की उनको दिया जाएगा। अरे भाई, आप जब फिरका परस्ती की राजनीति करेंगे तो हम भी तो राजनीति में हैं, हम आपको एक्सपोज करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हम मतलब बता रहे हैं क्या है। अभी तक कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई है। आप बताइए, आप क्यों फिरका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कोई, मैंने किताब में भी लिखा है, कोई भी ऐसा स्टेप आप बता दीजिए जो मोदी जी ने लिया हो जो माइनॉरिटी के खिलाफ हो, मुस्लिम के खिलाफ हो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो मुस्लिम्स को आरक्षण को लेके इतनी बड़ी बहस चल रही है कि सब 4% आरक्षण कांग्रेस ने दे दिया मुसलमानों को, लेकिन क्या मंडल कमीशन का जब रिजर्वेशन आया था तो उसमें जो ओबीसी की जातियां चिन्हित की गई थी उसमें मुसलमान नहीं थे? देखिए, तो अब क्यों इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा? ये दोनों दो बिंदु हैं जी। ओबीसी जैसे पासवानदा मुस्लिम, और आपको पता है अंसारीज वगैरह जो है 99% तो बैकवर्ड ही है मुस्लिम्स में, तो उनको मंडल कमीशन के तहत ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। जी। लेकिन ओबीसी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो उस क्लासेस में ये भी आते हैं, कोई मुस्लिम्स गरीब करते है, हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन रिलीजियस ग्राउंड पर जब आप रिजर्वेशन देते हैं कि उसी में, कि नहीं उसी में आपको 4% रिजर्वेशन देंगे क्योंकि आप एक धर्म से आते हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पहले डिबेट करके इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप जाएंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन तेलंगाना सरकार और कर्नाटक सरकार के जो फैसले थे उनको चैलेंज किया गया कोर्ट में और कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है। उसके बाद भी लगातार ये कहना कि वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है। तो जब कोर्ट उसको मान चुका है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कोर्ट जो माना है उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसका क्या है, लेकिन जनता जो भी तो डिसाइड करेगी ना कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से आप बर्बाद कर रहे हैं। जी। और हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं जो भारत की तासीर से पैदा हुए हैं, भारत की तासीर को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। तो निश्चित ही हम लोग बोलेंगे। जी। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपना मत, और ये तो चुनाव का वक्त है, यहाँ तो लोगों को डिबेट करना ही चाहिए। जी। और कोर्ट भी जो है, कोर्ट भी इस चीज़ को मानेगी, ये गलत है। आप रिलीजियस ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और इस पर पूरा एक पूरा बहस होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। उसका भी रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? जी। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि आप हिंदू और मुसलमान हैं, मुसलमान में तो बराबरी है, जी। वहां डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं। सोशली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया था। चलिए, मैंने आपका मान लिया कि जो बहस है इस पे एक बड़ी बहस की जरूरत है इस इशू पे, लेकिन क्या ये कितना कहना सही है कि जब 400 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और लगातार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीजेपी को, सॉरी कांग्रेस को अगली बार 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी, और उसको लीडर ऑफ अपोजिशन पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं होगा, तो ये हवा क्यों दिखाया जा रहा है कि साहब वो आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएंगे? जिस पार्टी को 50 सीटें नहीं मिल रही हैं तो संविधान कैसे बदल देगा? निश्चित ही हम बोलेंगे ना कि उनका जो एजेंडा है कि आएंगे तो ये करेंगे, वो बोल रहे हैं, तो हम तो बताएंगे वो आएंगे तो ये करेंगे। जब आ ही नहीं रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर आपके अनुसार, चुनाव का मुद्दा तो है ही ना। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हम आएंगे, आप कहाँ मान, आप तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि सब उनको 50 नहीं मिलेंगी। बिल्कुल 50 तो नहीं। जिस पार्टी को 50 सीटें नहीं मिलेंगी तो संविधान कैसे बदलेगी? बिल्कुल 50 सीटें नहीं मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन उनका एजेंडा क्या है जानना चाहिए कि लोग गलतफहमी में अगर वोट देना भी चाहें तो उनको न दें, क्योंकि उनका वोट जो है नकारात्मक वोट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा,
जो कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस कोई भारत परत सोच की पार्टी नहीं है। जी। भारत में क्या होता है इनको नहीं मालूम है। ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनावी मुसलमान बन जाते हैं। अरे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने आइडेंटिटी के साथ जाइए ना, लोगों से वोट मांगिए। आप जनता के लिए तो लोग आपको वोट देंगे। किसने बोला कि मुसलमान को वोट नहीं देंगे? मुसलमान किस किस ओहदे पर यहाँ पहुंच चुका है? तो मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि मुसलमान को भी तो हम हिंदू स्टॉक का ही पार्ट मानते हैं ना, उसके खिलाफ हम हो ही नहीं सकते। लेकिन आप जब आइडेंटिटी चेंज करते हैं पॉलिटिकल रीजन से, डेंजरस गेम, चेमेलियन गेम, वहां प्रॉब्लम है कांग्रेस का। कांग्रेस भारत की तासीर को एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले कि सनातन के खिलाफ हमको नहीं बोलना है, क्योंकि सनातन इस देश की प्रकृति है, इस देश की संस्कृति है, और इस देश की आन बान शान है, इस देश की प्राण है। अगर सनातन है तो फिर किसको अपोजिशन हो सकता है राहुल गांधी जी से? लेकिन अगर ये क्रिश्चियन थॉट, वेस्टर्न थॉट इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम आपकी किताब पे आते हैं। आप इस किताब के जरिए क्या कहना क्या चाहते हैं? अगर आप 1 मिनट में आपको बताना हो कि इस किताब के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश ने दिखाया था, इतने भारी बहुमत से 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर 2019 में बनाया, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जी। मोदी जी के लिए वोट था। और उस वोट पर मोदी जी कितने खरे उतरे हैं, किस तरह से प्रयास किया है भारत को बदलने का, भारत की सोच को बदलने का, एक मजबूत भारत की ओर ले जाने का। क्योंकि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रिटिश इंडिया में नहीं जन्मे थे, 1950 में जन्मे थे। तो निश्चित ही लीगेसी को भी खत्म करने का क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। और एक भारत जो ऊर्जावान भारत है, जो पूरे विश्व को रोशनी दिखाएगा। सोलर अलायंस भारत ने ही कराया था फ्रांस के साथ मिलकर। ठीक। तो उस भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए मोदी जी, हम गलती ना करें और मोदी जी के साथ जुड़े रहें, उन पर विश्वास करें और उनको एक टर्म और दिया जाए। अच्छा, आप एक पत्रकार भी रहे हैं और बड़े लंबे समय तक आपने बीजेपी के बारे में लिखा है, एनालाइज किया है बहुत ढंग से। अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम को बहुत पास से देखा। तो आपको वाजपेयी जी के कार्यशैली में और मोदी जी की कार्यशैली में क्या फर्क नजर आता है? देखिए, वाजपेयी जी स्टेट्समैन थे और बहुत लंबा एक्सपीरियंस के बाद बीजेपी की पहली आशा प्रधानमंत्री बने। बीजेपी को ऐसा लगता था कि हमारा कभी प्रधानमंत्री हो। अब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के, उसके बाद एक लंबा समय रहा। वाजपेयी जी को वो मौका नहीं मिला जो मोदी जी को मिला, क्योंकि मोदी जी के समय भारत अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुका था। वाजपेयी जी के समय कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन कंपल्सन्स, उसके बाद भी वाजपेयी जी कितने स्ट्रांग थे। आप देखिए, पोखरण ब्लास्ट किया, जानते हुए भी कि सैंक्शन होगा, जानते हुए भी अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा, सैंक्शन होगा, सैंक्शन को झेलेंगे। तो डिटर्मिनेशन के टर्म्स में आप देखिए मोदी जी और वाजपेयी जी में कहीं डिफरेंस नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है करने का। मोदी जी का अपना तरीका है, वाजपेयी जी का अपना था। वाजपेयी जी कोलिशन कंपल्सन्स के पार्ट थे, बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी। मोदी जी को देश ने इतना भारी बहुमत दिया और इसीलिए मोदी जी इतने बड़े बड़े डिसीजंस को ले पाए जो वाजपेयी जी नहीं ले सकते थे कोलिशन कंपल्सन के कारण। 370 को वाजपेयी जी नहीं हटा सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। ट्रिपल तलाक की मुद्दा आता तो उस पर नहीं बात करते, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था, इस पर आपको बहुत भारी बहुमत की जरूरत थी। और आपको पता है कि किस तरह से पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके इन कानूनों को पास कराया गया। जी। तो बहुत कुछ हो सकता था। आपको पता है, संविधान को बदलने की, एक ट्रांसफॉर्म करने की एक कमेटी भी बैठी थी जो वाजपेयी जी के समय बैठी थी। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया। तो ज़रूरत तो है ही, मॉडर्न समाज है, इसके अपने नीड्स हैं और अपने नीड्स के मुताबिक कार्य करना पड़ेगा। मतलब आपका भी मानना है कि संविधान को बदलने की जरूरत है, संशोधन? संविधान तो बदला ना भाई। इंडियन पेनल कोड 1850 का बताइए क्या है, 1860 क्या है इंडियन पेनल कोड? अब हो या एविडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश तरीके से बना हुआ था। ये संविधान का बदलना ही तो है। और ये जब न्यू में जब बदल जा रहा है तो पूरा लीगल सिस्टम बदलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मोदी जब अगली बार आएंगे तो आप देखिएगा लीगल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म बहुत बड़ा एजेंडा होगा, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा शुरू से रहा है। लेकिन इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेट में आता है। और पुलिस रिफॉर्म अगर नहीं होगा
तो जनता सफ़र करेगी कि जनता आज भी पुलिस को रहनुमा की तरह नहीं देखती, डरती है। पुलिस का क्या इमेज आपको पता है। इस इमेज को बदलने की आवश्यकता है। जब आप जाएंगे बाहर कंट्री में तो आप देखिए वहाँ की पुलिस को आप इज्जत से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट का। 1990 का दशक हम लोगों ने देखा है, जब भारत के पास इतना भी पैसा नहीं था कि लोगों की सैलरी दे पाए, खर्चे चला पाए, और इसी वजह से भारत को सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। ऐसी इकोनॉमी से जो 2014 तक, अगले 20-25 साल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो उसमें 5 साल नरसिम्हा राव सरकार और 10 साल मनमोहन सिंह सरकार, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या उसको इतना निगेट करके आप देख सकते हैं इतिहास को? निगेट करके कौन देख रहा है? मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सारे प्रधानमंत्री जो किए उसी पर बिल्ड कर रहा हूँ। मोदी जी ने आज तक क्लेम नहीं किया कि मैं ही कर रहा हूँ। जी। नरसिम्हा राव जी का जो क्रेडिट है वो बहुत कम लोगों को जाएगा। जिस तरह से इकोनॉमी को खोला, इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, अगर भारत सोने की चिड़िया ने अपना पंख फड़फड़ाया तो नरसिम्हा राव जी के समय फड़फड़ाया। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते। जी जी याद होगा आपको कि कैसे गिरवी रखा गया था सोना इसी देश में। बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह तो उनके एडवाइजर थे ना, जी उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन मनमोहन सिंह जी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था क्योंकि खुद इकोनॉमिस्ट रह चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी को भी लगता है कि चूंकि आज़ादी नहीं मिली, जो प्रधानमंत्री होता है उसको डिसीजन की आज़ादी होनी चाहिए, जो यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ने नहीं दिया, और वो उन्होंने उस तरफ ले गए जो शायद उन्हें पसंद नहीं था। और संजय बारू की किताब को अगर पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी मेंशन किया हुआ है। तो जैसे एक समय लगा कि मनमोहन सिंह वाकई अपने मेटल में थे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में, जो उन्होंने इसको पुश किया, जबकि जी जो आया है कि यूपी चेयरमैन नहीं चाहती थी। जी। तो प्रधानमंत्री वो होता है, देश को कहाँ जाना है वो डिसाइड करे, कि ये वो करेगा जो गांधी परिवार डिसाइड करेगा। मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़ के बाकी किसी भी लीडर को श्रेय नहीं लेने दिया, क्रेडिट सबसे डिप्राइव किया है, सबको अपने पपेट बना के रखा। ऐसा आप मानते हैं? अपने किताब में भी लिखा बिल्कुल आपने? मानते हैं कि देश को कमजोर करने का भी प्रयास किया, क्योंकि मजबूत भारत की परिकल्पना वो वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत को समझता है। क्योंकि भारत मजबूत रहेगा जी इस पूरे एशिया में, अगर चीन के बाद बात करें तो भारत ही वो देश है जो मजबूती के साथ खड़ा है। इकोनॉमी की बात करिए, मिलिट्री पावर की बात करिए, आप बताइए क्या कारण थे। ये सोचना चाहिए लोगों को कि मात्र 10 दिन का एम्यूनिशन बचा हुआ था, क्रिटिकल एम्यूनिशन जी सेना के पास। इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। जी। ये कौन लोग थे जो ऐसा किए? कौन लोग थे जो राफेल को नहीं होने दिया जब राफेल की जरूरत थी? आज अगर भारत महफूज है, चीन के साथ खड़ा है बॉर्डर पर, तो इसमें बहुत बड़ा क्रिटिकल है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो भारत के पास है। आज भारत मजबूत है, भारत के पास शक्ति है, भारत के पास विदेशों का एक समर्थन है। जी। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा नारा बार बार हम सुन रहे हैं, मोदी की गारंटी। और ये गारंटी शब्द हमने सुना था जब तेलंगाना और कर्नाटका में चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस लेके आई थी कि साहब कांग्रेस की गारंटी, और उसके बाद वो मोदी जी की गारंटी हो गई है। अब कल हम सुन रहे हैं कि साहब केजरीवाल ने 10 गारंटी दी। तो ये गारंटी कैसे? और चाइनीज गारंटी आ रही है कि साहब विपक्ष कह रहा है कि साहब मोदी की गारंटी तो चाइनीज गारंटी है, कि वो कब तक चलेगी? जब तक उनकी सरकार है। अब सरकार अगर बदल जाएगी तो खत्म हो जाएगी। तो ये गारंटी कैसे आपने कांग्रेस से कैप्चर कर लिया? देखिए, गारंटी सभी दे सकते हैं, लेकिन जनता किस पर ट्रस्ट करती है उस पर डिपेंड करता है शरद जी। जी आपको याद होगा, मैं भी पत्रकार था उस समय, कि कांग्रेस ने बोला कि हम सबको घर देंगे। गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं, आइए आप लोग लिस्ट बनाइए। लोग गए, बड़े लाइन में लगाए। कांग्रेस बोला आप तो लोग जीत गए क्योंकि आपने बोला इसका हुआ उसको देंगे घर। ऐसा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी को लोग बोलते थे नहीं, इनको वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर पर बहुत टाइट किए हैं, नकेल डाले हैं, तो बड़े नाराज हैं वो लोग। रिजल्ट जब आया तो मोदी जी फिर जीत गए, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी को कोई भरोसा नहीं करता। आप वो चीज कर रहे हो, यू आर प्रॉमिसिंग द मोर व्हिच यू कांट डू। अगर आप ऐसा कुछ प्रॉमिस कर दीजिए, लोगों को भी पता है, लोग बेवकूफ थोड़ी नहीं। इस देश की इतने सरकारों को बदल दिया है, जबकि पत्रकार और एनालिस्ट सब फेल हो गए। जनता ने, वो बहुत तेज है। अगर आप बोले हम आपको ये दे देंगे तो प्रश्न पूछेगा अच्छा इतने 140 करोड़ लोग हैं, उससे मल्टीप्लाई करेगा, कहाँ से दोगे? दे ही नहीं सकते आप।
इसलिए गारंटी आप वही देंगे जो आप दे सकते हैं। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो बोलते हैं पूरा कैलकुलेशन करके पहले एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस पूरा, और उसके बाद बोलते हैं कि ये गारंटी है। तो रिसोर्स एलोकेशन आप नहीं करेंगे, आपको पता है सत्ता में आएंगे नहीं, कुछ भी गारंटी दी सत्ता में आना है नहीं, कुछ भी बोल दीजिए क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखिए जहाँ भी इनकी सरकार आई, क्या ये वो गारंटी को पूरा कर पाए? कर्नाटक में क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या, हर जगह तो उनका फजीयत हुआ, क्योंकि आप वादा कर देते हैं और आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वादा, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, तो आप स्टेट को और डेट की ओर ले जाएंगे। सुदेश जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी ये मार्गदर्शक मंडल कब तक ज्वाइन करेंगे? क्यों ज्वाइन करेंगे? मार्गदर्शक मंडल उन लोगों के लिए है जो राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहते और पार्टी को गाइड करना चाहते हैं पीछे से रह के। मोदी जी तो सक्रिय हैं, मोदी जी तो हमसे आपसे ज़्यादा हेल्दी हैं। उम्र पर मत जाइए, हेल्थ पर जाइए। एक बायोलॉजिकल एज होता है और एक आपका हेल्थ वाइज एज होता है, उस पर जाइए। देखिए मोदी जी फिट एंड फाइन है, मुझे लगता है 90-95 साल तक वो रहेंगे, और वो रहें प्रधानमंत्री जिस तरह ली कुआन यू रहे थे सिंगापुर के, उस तरह रहे जब तक इनका शरीर साथ दे, और भगवान चाहेगा बहुत स्वस्थ हैं रहेंगे। केजरीवाल जी गलत बोल रहे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, चूंकि मार्गदर्शक मंडल बनाया मोदी जी ने ही था और ये कहा जा रहा था उस समय, और बार बार कहा भी गया, अमित शाह जी ने क्लेरिफाई किया था कि 75 साल से ऊपर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, सबको मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। तो अब ये सर जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे समझ बदल गया गए? आपकी बात। पहले जो थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी जी हमारी? 50 साल, फिर 60 साल, फिर 75 साल, अभी 80 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया है। रिटायर आप कर देते हैं 60 साल में, तो क्या 60 साल में व्यक्ति युवा नहीं रहता? रहता है ना। हम लोग सब तो उसी उम्र के लगभग है। क्या हमें एनर्जी नहीं है? क्या हम दवा पर चल रहे नहीं ना? तो हमें क्यों रिटायर किया जाएगा? जो व्यक्ति फिट है और कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज को, और जो लीड कर रहा है, जो व्यक्ति 4-4, 5-5 रैली रोज कर रहा है, राहुल गांधी जी में है क्या ये हिम्मत? बताइए। 55-56 साल के, उनमें हिम्मत ही नहीं इतना करने का। पानी निकल जाएगा, पसीना बहेगा। आप समझ रहे हैं? मोदी जी देखिए अभी भी कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी। तो उस व्यक्ति के लिए एज फैक्टर हो सकता है क्या? जो बोल रहे हैं बेवकूफ है। अरे बहुत दिन तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो हम लोग कल्पना करते थे एक व्यक्ति आएगा और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छी कन्वर्सेशन रहा आपसे। आपकी किताब बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आपको मैं शुभकामना देता हूं कि अगली ऐसी 10 किताबें और लिखिए और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।